नमस्कार। आज हम खेड़ा जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड जो अमूल डेयरी एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बारे में बनी हुई फिल्म देखेंगे और उसके बाद आगे की चर्चा जारी रखेंगे। इसकी शुरुआत यहीं आणंद में 1946 में हुई थी। स्थानीय निजी डेयरियों द्वारा दूध की कम कीमतों से नाराज खेड़ा जिले के डेयरी किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से सलाह मांगी। सरदार ने उन्हें एकजुट होकर सहकारी समिति बनाने की सलाह दी। इसके बाद ही उन्हें अपने संसाधनों पर नियंत्रण मिलेगा। 2 गांव त्रिभुवन दास पटेल की अगुवाई में सामने आए सहकारी समिति बनाने के लिए। बंबई सरकार ने इस समिति को रजिस्ट्रेशन देने से इनकार कर दिया। किसानों ने अकल्पनीय कदम उठाया, वे हड़ताल पर चले गए। पंद्रह दिन के दूध के अकाल के बाद बंबई सरकार झुक गई। सहयोग ने अपना लोहा मनवा लिया था। भारत की पहली दुग्ध सहकारी संस्था खेड़ा संघ का जन्म हुआ। उन्नीस 1964 तक ये छोटी सी दुग्ध सहकारी समिति एक आंदोलन में बदल गई। उसी वर्ष प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किसानों की इस परिवर्तनकारी शक्ति को समझने के लिए आणंद के एक गांव में एक रात बिताने का निश्चय किया। ग्रामीण भारत के विकास में सहकारी समितियों की क्षमता को देखते हुए उन्होंने आणंद की भावना को सारे देश में फैलाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB की स्थापना की। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को NDDB के इस मिशन की कमान संभालने को कहा गया। इस प्रकार NDDB अस्तित्व में आई। उस यात्रा की शुरुआत करने के लिए जो डेयरी उद्योग के माध्यम से ग्रामीण भारत का नक्शा ही बदलने वाली थी। लेकिन आनंद की भावना को कैसे बढ़ाया जा सकता है? इसके लिए आवश्यकता थी धनराशि की, कुशल मानव शक्ति की, धैर्य और लचीलेपन की। पर इन सब से ऊपर आवश्यकता थी दूरदृष्टि की। और इसका आधार था 1970 में शुरू किया गया ऑपरेशन फ्लड, खाद्य सहायता का सबसे बड़ा विकास कार्यक्रम। सरल योजना, डेयरी वस्तुओं को उपहार के रूप में स्वीकार कर स्थानीय डेयरियों को बेचना और उससे प्राप्त धनराशि का निवेश सहकारी समितियों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार कर दूध प्राप्ति और प्रक्रिया द्वारा दूध को बेचना था। प्रारंभ में ऑपरेशन फ्लड विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत EEC, जो अब यूरोपियन संघ है, से प्राप्त वस्तुओं पर निर्भर था। इसके बाद के चरणों में इसे विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हुई। 1996 में ऑपरेशन फ्लड की समाप्ति पर एक राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड 300 से अधिक कस्बों, शहरों और महानगरों के 72,000 ग्रामीण सहकारी समितियों से जुड़ा। बाजार से जुड़कर दूध लाखों छोटे दूध उत्पादकों के लिए आजीविका का स्रोत बन गया। अतिरिक्त दूध और फैलते बाजारों की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए NDDB ने नए उत्पादों और तकनीकी प्रक्रियाओं की श्रृंखला का विकास किया। NDDB की प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों ने पशुओं के स्वास्थ्य, पोषण और प्रजनन के लिए किफायती समाधान विकसित किए। बढ़ती हुई सहकारी समितियों के लिए आवश्यक मानव शक्ति जुटाने के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए। 2 दशकों से कम समय में ही ऑपरेशन फ्लड ने
कम उत्पादन वाले भारत को विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना दिया। 1996 तक भारतीय अर्थव्यवस्था उदार हो चुकी थी। निजी कंपनियां भी अब डेयरी क्षेत्र में पैठ बना रही थीं। एक नई चुनौती उभर रही थी। प्रत्युत्तर में थी एनडीडीबी की भविष्य का सामना करने के लिए 10 वर्षीय रणनीति से लैस भावी योजना। इस रणनीति के 4 भाग थे। व्यापार को मजबूत बनाना, उगाही, प्रक्रिया और विपणन द्वारा सहकारी समितियों को बेहतर प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनाना। पशु उत्पादकता में वृद्धि द्वारा उत्पादक का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना। गांव से लेकर सभी स्तरों पर गुणवत्ता बढ़ाना। उत्पादन संयंत्रों पर प्रमाणित विश्व मानकों के आधार पर स्वच्छ दुग्ध उत्पादन। बेहतर योजना और निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क की स्थापना। 2010 तक दूध उत्पादन में वार्षिक वृद्धि दर 2% के मुकाबले भारत की औसत वृद्धि दर 4% थी। लेकिन भारत की जनसंख्या में वृद्धि जारी है और उसी के अनुसार दूध की मांग भी। भारत की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एनडीडीबी ने भारत सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय डेयरी योजना मिशन मिल्क की कल्पना की है। 15 वर्ष के नजरिए से वैज्ञानिक तौर पर नियोजित अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा वित्त पोषित एक बहुराज्य पहल। पहला 6 वर्षीय चरण वैज्ञानिक प्रजनन और पोषण के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित है, जिसके लिए प्रौद्योगिकियों को किसान के द्वार तक पहुंचाया जा रहा है। उत्पादकों के संगठनों का विस्तार कर उन्हें बिक्री योग्य 50% हिस्सा बनाए रखने के लिए सक्षम किया जाएगा। मौजूदा सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने के अलावा उत्पादक कंपनियों को बढ़ावा दिया जाएगा। ये स्वयं किसानों द्वारा चालित होंगी और केंद्रीय विधान के अंतर्गत इसका व्यवसाय पेशेवर प्रबंधन द्वारा होगा। कुशल मानव संसाधन मिशन मिल्क की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। इस अवधि के दौरान हजारों की तादाद में लोगों को प्रशिक्षित और पुनः प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। मिशन मिल्क अगली डेयरी क्रांति का श्री गणेश करेगा। अपने मकसद को आगे बढ़ाने के लिए एनडीडीबी ने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों की स्थापना की है। एक विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत एनडीडीबी के भीतर आरंभ की गई पहल ने आज हर एक को अपनी स्वयं की एक महत्वपूर्ण इकाई में विकसित किया है। प्रारंभ से ही अपने 1965 के ऑपरेशन फ्लड, फिर भावी योजना और अब मिशन मिल्क के तहत एनडीडीबी का उद्देश्य और दृष्टिकोण लगातार भारत के छोटे और हाशिए पर खड़े किसानों की सेवा का रहेगा। आपने जो फिल्म में देखा, अमूल डेयरी किन संजोगों में, किन हालातों में बनाई, किसानों का क्या सहयोग रहा और कहाँ तक उसको ले गए, ये पद्धति जो आपने देखी, पूरा पैटर्न को हम आनंद पद्धति या आनंद पैटर्न कहते हैं। हमारे शास्त्री जी का एक ख्वाब था कि जो चीज़ें यहाँ पे आनंद में हुई है, खेड़ा जिला में हुई है, इन प्लांट्स को, इन योजना को पूरा भारत में दूध उत्पादन करने वाले राज्यों में लागू किया जाए, उसका भी अमलीकरण किया जाए। तो ये जो पद्धति है उसको 3 स्तरीय पद्धति हम बोलते हैं, 3 टियर सिस्टम बोलते हैं। ग्राम स्तर पे किसान लोग मिलकर के दूध उत्पादक सहकारी समिति का गठन करते हैं। जब सारे गांव मिल जाते हैं, कुछ अनेक गांव जब मिल जाते हैं, तो जिला स्तर पे जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ का गठन करते हैं और राज्य स्तर पे राज्य सहकारी महासंघ का गठन करके अपने समिति के द्वारा उत्पादित किया हुआ दूध, संकलन किया गया दूध
जिला संघ में आएगा। जिला संघ विभिन्न पदार्थ तैयार करते हैं और वो पदार्थ की बिक्री हेतु महासंघ को आपूर्ति करते हैं। महासंघ का काम है अपने जिला संघ ने जो भी पदार्थ हमें दिया है, चाहे मक्खन हो, घी हो, पाउडर हो, उसको देश के बड़े शहरों में जाकर उसकी बिक्री करें और वहाँ से जो धन, जो पैसे कमाएंगे वो जिला संघ को दिया जाएगा। जिला संघ अपने कुछ खर्चे निकालने के बाद सारे पैसे समिति में देंगे और समिति का काम है कि अपने किसानों को वो पैसे, आपूर्ति के पैसे पेमेंट करें या भुगतान करें। तो ये पूरा जो ढांचा है, 3 स्तरीय ढांचा, ग्राम स्तर पे समिति, जिला स्तर पे संघ और राज्य स्तर पे महासंघ से नाम से जानी जाती है। अभी सहकारी डेयरी के जो फायदे हैं, इस पद्धति के जो फायदे हैं, हम सबसे पहले देखेंगे आर्थिक फायदे की बात कर रहे हैं। पहले जो किसानों को अपना दूध बेचने के लिए इधर उधर या प्राइवेट व्यापारियों के पास जाना पड़ता था, सही समय पर पैसा नहीं आ रहे थे, व्यापारी कुछ पैसे का एडवांस का प्रलोभन देकर के उनसे काफ़ी लूट मचा रखते थे। इनमें से बाहर आने के लिए एक ही मात्र उपाय है कि सहकारी समिति से जुड़े और ये जुड़ने से अपने दूध की सही कीमत, क्वालिटी के ऊपर में अच्छा दूध की अच्छी कीमत अपने गांव में, अपने घर पे बैठे उनको मिल जाती है। तो एक ये सबसे बड़ा आर्थिक फायदा हुआ है। जब पैसे ज़्यादा मिलते हैं तो नेचुरली है कि किसानों की आय में वृद्धि होती है, किसान समृद्ध बनते हैं और अपने दूध के पैसा कीमतें समय सर अपने घर पे पहुंचती है, तो पैसे का निरंतर एक प्रवाह गांव में बना रहता है। बड़े सारे से पैसे सीधे अपने गांव में जोड़ने का एकमात्र यही पद्धति है। दूसरी बात है, इस पद्धति से शहर में जो रहने वाले आम जनता को किसानों द्वारा उत्पादित किया हुआ दूध अपने घर तक सीधा इस चैनल के माध्यम पहुंचता है। पहले क्या होता था, कोई प्राइवेट वाला दूध लेंगे, उसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे, शहर में डेयरी में बेचेंगे, डेयरी में और भी कुछ मिलावट हो सकती है और वो घर तक जब पहुंचेंगे तो शुद्ध दूध उस आदमी के पास या आम जनता के पास नहीं पहुंचेंगे। काफ़ी मिलावटी वाला दूध जब पहुंचने से इसमें अनेक प्रकार की बीमारियां बढ़ने का खतरा बना रहता है। इस पद्धति, जो आनंद पद्धति में, ये सारी समस्याओं का जड़ या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और निश्चिंत होकर शहर में रहने वाला आदमी को शुद्ध दूध मिलेगा और गांव में रहने वाला आदमी को, गांव में रहने वाले दूध उत्पादक को अपने भेजे गए दूध की पूरी कीमत पाई के पाई अपने हाथ में समय पर मिलती है। साथ साथ और भी सुविधाएं संघ अपने किसानों को प्रदान करती है, जैसे कि टेक्निकल इनपुट सर्विस हम कहते हैं, जो पशुओं के रखरखाव के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, कृत्रिम गर्भाधान के बारे में, पशु आहार, ये सारी चीज़ें अपने गांव तक पहुंचाते हैं। सामाजिक फायदे बात करते हैं। इस संस्था के साथ जुड़ने से सामाजिक फायदे में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी हुई है। जो महिला पहले अपने घर से बाहर नहीं जाती थी, अपने गांव के मार्केट तक नहीं जाती थी, बाजार तक नहीं जाती थी, वो महिलाएं अपना दूध लेकर के समिति में देने आती है। समिति में कार्यकलापों को आराम से देखती है, वहाँ से मिलने वाले फायदे से भली भांति परिचित होती है और भरपूर फायदा इसे उठाती है। इसका परिणाम यह है कि बाकी और भी महिलाएं इस समिति से जुड़ते हैं और अपने संघ तक भी प्रतिनिधित्व करते हैं और काफ़ी ऐसी महिलाएं जो हमारे यहाँ चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेती है। तो एक तरफ महिलाओं की सहभागिता बढ़ी हुई है, किसान के घर में इनकम बढ़ने से इनका भी परिवार खुशहाली से आगे बढ़ा हुआ है। अभी हम बात करते हैं कि दूध उत्पादकों को इस पद्धति से, आनंद पद्धति से, आनंद पैटर्न से या सहकारी संघों से जुड़ने से जो फायदे होते हैं वो इस प्रकार है। पहले तो अपने घर में जो उत्पादित किया हुआ दूध खाने पीने के बाद जो बचता है वो सीधा किसान समिति तक पहुंचाते हैं, तो दुधिया से उनको छुटकारा मिलता है, उनको एक निश्चित बाजार मिलता है, ताकि कितनी भी मात्रा में दूध हो, चाहे 5 लीटर हो चाहे 50 लीटर हो, उनको बेचने के लिए कोई फिक्र नहीं करने का। दूध लिया और समिति में जाकर के दिया, वहाँ पे उनका दूध का सही मूल्य दिया जाता है, दूध का मूल्य क्वालिटी पर तय किया जाता है।
जितना अच्छा दूध उसका अच्छा पेमेंट उसको मिलता है। ये और बात करते हैं कि गुणवत्ता की क्वालिटी के आधार पे उनको भाव मिलता है, और ग्राम्य दूध उत्पादकों को इससे रोजगारी की तकें जुड़ी हुई है। समिति पे अगर 3 आदमी काम करते हैं, अगर 100 समिति है बनी तो 300 कर्मचारी वहाँ लगते हैं, तो गांव के 300 नवयुवकों को अपने यहाँ काम मिलता है। डेयरी की बात करो, जिला सहकारी संघ में काफ़ी बड़े लार्ज स्केल पे काम हो रहा है, तो वहाँ पे काफ़ी हजारों की तादाद में वहाँ पे कर्मचारी काम करते हैं। उसी तरह महासंघ या फेडरेशन के अंदर में काफ़ी नवयुवकों को रोजगारी मिली हुई है। साथ साथ डेयरी के साथ जुड़े हुए बाकी अन्य ठेकेदार है, वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, कुछ लोडिंग का काम करता है, कुछ और पैकिंग का काम करता है। वैसे अनेक नवयुवकों को रोजगारी के तकें उपलब्ध हुई है। एक पशुपालक को क्या चाहिए? पशुपालन हेतु अगर पशु तो ले आएंगे मार्केट से पैसा देकर, लेकिन उनको परवरिश के लिए बहुत सारी चीज़ें की आवश्यकता होती है, जो सेवाएं आपका संघ उपलब्ध करवाता है। सबसे पहले पशु आएंगे तो खाना मांगेगा, तो खाने की व्यवस्था की है कि संतुलित पशु आहार, ये संघ के अपने कारखाने में बनाया हुआ पशु आहार, अपने संयंत्र से बना हुआ पशु आहार किसान के घर तक पहुंचाया जाता है वाया दूध उत्पादक सहकारी समिति के मार्फत। पशु अगर बीमार होता है तो दवाइयों की आवश्यकता रहती है, तो वो भी इंतजाम यहाँ पे संघ के द्वारा किया जाता है। किसान अपना सूचना लेकर सेक्रेटरी के पास आवे, सेक्रेटरी संघ से संपर्क करे, और संघ से कार्यालय से वेटनरी डॉक्टर दवाइयाँ का बक्सा लेकर किसान के घर तक 365 दिन 24 घंटा पहुँच सकता है। एक ये बहुत बड़ी सुविधा है। पशु प्रजनन के ऊपर में भी काफ़ी कार्य हो रहा है। नस्ल सुधार हेतु अलग अलग योजना होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अपने ग्राम स्तर पर किया जाता है, ताकि अच्छी नस्ल के बछिया पैदा हो और अच्छा दूध उत्पादन करे। ये सारे फायदे के साथ साथ हमें आगे एक चुनौतियों का सामना करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। अगर अपना सहकारी संघ को अच्छी तरह चलाना है, अपनी समिति अच्छी चलाना है, तो इनको इन चुनौतियों से बच के रहना पड़ेगा। सबसे पहले है ये प्राइवेट व्यापारी, निजी डेयरियाँ या गांव में रहने वाले, गांव में दूध का धंधा करने वाले दूधियों से अपने किसानों को बच के रखना पड़ेगा, बचा के रखना पड़ेगा। क्योंकि दूधिया का ऐसा एक चीज़ अपनाते हैं कि किसानों को हमेशा चीटिंग करते हैं, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता है। दूधिया पूरा साल भर दूध लेगा, लेकिन किसानों को कम पैसे देंगे और वो अपनी प्रॉपर्टी दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाएगा। साल 2 साल में ज़मीन बढ़ाता है, शहर में मकान बनाते हो, उनके बच्चे और अच्छी स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे, लेकिन जो किसान है वो अपनी छत भी ठीक नहीं कर पाते हैं। सारे पैसे उन्हीं के पास चले जाते हैं अपने दूध की व्यवसाय से। तो ये किसान को सोचना है कि हम प्राइवेट दूधियों से जितना दूर रहे उतना उनको फ़ायदा है। साथ साथ निजी डेयरियाँ, जो प्राइवेट डेयरी जो बाहर काम कर रही है, वो किसी न किसी एजेंट के रूप में अपने गांव में से दूध ले जाती है। वो बड़ी डेयरियाँ हैं, वो मल्टीनेशनल डेयरियाँ हैं, वो दूध का जो भी लाभ होगा वो अपने पास रखते हैं, और किसानों को पूरा पोषणक्षम भाव उसे नहीं मिलता है। तीसरा एक चीज़ है कि जो आमतौर पर देखा जाता है, राजनीति। अपने संघ, अपनी संस्था को बचाने के लिए हम राजनीति से दूर रहेंगे उतना हमें फ़ायदा होगा। और राजनीति अपनी जगह पे, दूध का व्यवसाय अपनी जगह पे, तो सारे लोग मिल करके इस चीज़ों से बाहर रहेंगे। तो इन खतरों से हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ कि ये मेरा सत्र आपको पसंद आया होगा।